नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एस आई टूजन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022। 19 जुलाई 2022 को सेकेंड शिफ्ट में जो जीएस के क्वेश्चन आए थे एसएससी एमटीएस में, उसे हम अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसमें आज हमारा 25 क्वेश्चन कवर होने वाला है विथ स्टैटिक जीके। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। आज हमारी क्लास कौन सी है? 28वीं क्लास है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना रुके हुए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। यदि लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है पिछले वाले लेक्चर में, तो ऐसे आप प्यार बनाए रखें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? धातुओं का वो गुण, क्या धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। समझ में आया? देखिए, धातुओं में कौन कौन से गुण होते हैं हम ये देख लेते हैं। कौन से गुण होते हैं? आघात वर्धनीयता धातु में गुण होता है। आघात वर्धनीयता किसे कहेंगे हम लोग? कोई भी क्या होगा, मेटल क्या धातु होगी, उसे क्या करेंगे हम? पीट पीट के, समझ रहे हैं? क्या करेंगे? उसे पीट यानी चोट मारेंगे। ठीक है, तो उसे पीट पीट कर क्या करेंगे? चादर के रूप में बना देंगे। तो ऐसा जो गुण रखेगा धातु, वो कहलाएगा आघात वर्धनीय। समझा क्या? कौन सा धातु? आघात वर्धनीय धातु। ठीक है, और धातुओं का वह गुण जिसे कारक खींच कर उन्हें पतले तार के, समझ रहे? ये तो पीट के हमने बनाया आघात वर्तनीयता, पतले तार के रूप में जब बनाएंगे तो उसे आप क्या कहेंगे? तन्यता। क्या? तन्यता। समझ में आ गया? जब किसी धातु को क्या, किसी धातु को पतले तार के रूप में खींच कर, क्या पतले तार के रूप में खींच कर बनाया जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो गुण हमारा कहलाता है तन्यता गुण। कौन सा? तन्यता गुण होने वाला। ठीक है, समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से आपको। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? पांड्य वंश की, पांड्य राजवंश की राजधानी थी। तो क्या थी पांड्य राजवंश की राजधानी? समझ में आया? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पांड्य वंश क्या है। पांड्य वंश की प्रथम जानकारी कब हुई? तो पांड्य वंश की प्रथम जानकारी कब हुई? तो प्रथम जानकारी इसकी मेगास्थनीज, क्या मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका से। समझ आ रहा है कि नहीं आ गया? मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका से पांड्य वंश की जानकारी होती। समझ में आ गया? किसके पुस्तक? मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका से पांड्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, समझ में आ गया? इसका जो पहला शासक था, किसका? पांड्य राजवंश का पहला शासक कौन था? तो पहला शासक था नोडियन। क्या? पहला शासक कौन था? नोडियन। समझ में आ गया? जो पांड्य राजवंश का पहला शासक था, क्या पहला शासक, वो कौन था? नोडियन। ठीक है, और जो इसका सबसे प्रतापी, क्या सबसे प्रतापी शासक था, जो ताकतवर शासक था, समझ रहे हैं कौन सा जो प्रतापी शासक था? वो था नेडुजेलियन। क्या? नेडुजेलियन। समझ आ गया कौन सा था? नेडुजेलियन। आपको ध्यान रखना है। समझ आ गया कौन सा शासक था? नेडुजेलियन। ठीक है, और इसका जो अंतिम शासक था, क्या अंतिम, प्रथम हो गया सबसे प्रतापी शासक देख लिया हमने, और अंतिम शासक भी देख लेते हैं। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो अंतिम शासक कौन था? वो नल्ली वकोडन था। कौन था? नल्ली वकोडन। कौन था? नल्ली वकोडन। समझ आ गया? ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, तो पांड्य वंश किस क्षेत्र में था? तो ये हमारा मदुरई, क्या मदुरई यानी तमिलनाडु का जो दक्षिणी वाला भाग था, क्या दक्षिणी वाला भाग, कौन सा? दक्षिणी वाला भाग मदुरई। समझ गया? मदुरई, वहीं क्या हुआ? इसकी राजधानी थी। समझ आ गया? जो पांडवंश की, पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरई में। ठीक है, समझ आ गया? मदुरई में एक बहुत ही फेमस मंदिर है। कौन सा? कौन सा? मदुरई में एक बहुत ही फेमस मंदिर है, आप लोग नाम सुना होगा। कौन सा? मीनाक्षी का मंदिर। क्या? मीनाक्षी मंदिर बहुत ही फेमस है। समझ आ गया? कौन सा मंदिर? मीनाक्षी मंदिर बहुत ही फेमस है। समझ में आ गया? कौन सा मंदिर? मीनाक्षी मंदिर बहुत ही फेमस है। मदुरई को त्योहारों का शहर कहा जाता है। क्या? मदुरई को त्योहारों का शहर कहा जाता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गया? क्या? त्योहारों का शहर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसका सबसे प्रतापी शासक कौन था पांड्य राजवंश का? भूल गए क्या? नहीं, भूलना नहीं चाहिए। कौन था? नेडुजेलियन। कौन था? नेडुजेलियन। अभी हमने आपको बताया, क्या अभी हमने बताया आपको कि सबसे प्रतापी शासक था जो नेडुजेलियन। ये क्या था? ये 2090 के दशक में क्या है, बहुत शासक, इसका जो
कहते हैं लोग, समझ रहे हो, जो प्रमाण मिला है, कहते हैं कि ये एक साथ चेर राजा, चोल राजा और अन्य 5 राजाओं को ये एक साथ हराया था। क्या किया था? अन्य 5 राजाओं को एक साथ हरा दिया था। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत प्रतापी शासक था नेडूजिलियन। समझ में आ गया आपको? इसमें कोई दिक्कत नहीं होने। ठीक है, तुम्हारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? पांडवंश की राजधानी कौन थी? तो हमारा पहला ऑप्शन मदुरई थी। क्या थी? मदुरई, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अंतःप्रतपी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। यह संरचना में प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है। आपको बताना है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वह झिल्ली नलिका तथा सीट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। समझे? जो जाल होता है, समझिए, किसका? नलिका और सीट का एक बहुत बड़ा जाल होता है। और या फिर यह संरचना में प्लाज्मा झिल्ली की तरह, क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली की तरह होता है। दोनों सही है या फिर इसमें गलत है, बताना है आपको। तो हमारा ये दोनों सही है। क्या? ये दोनों सही है कि ये झिल्ली युक्त नलिका और सीट का एक बहुत बड़ा जाल होता है और यह संरचना में प्लाज्मा झिल्ली के समान होता है। कौन? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर क्या है? तो कौन सा है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर? प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। चलिए इसे हम क्या करते हैं, आपको मैप में दिखा देते हैं ये है कहाँ पे। देखिए देखिए, ये क्या है हमारा? ग्लोब दिख रहा है आपको? दिख रहा है ग्लोब? देखिए ये वाला एरिया दिख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये वाला और ये वाला, समझ रहे हैं? पृथ्वी माई का गोल है। तो ये समझ रहे हैं, इसका सटा हुआ भाग है ये वाला इसका सटा हुआ भाग है। समझ, थोड़ा आप समझिए। देखिए हम इसे क्या करते हैं, सादे मैप पे शो करते हैं। देखिए ये वाला देख रहे हैं, ये वाला एरिया, यही वाला एरिया देख रहे हैं, यही वाला एरिया यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा मैप देखिए, ये देखिए, और यहाँ पे देखिए, यही ना, देखिए यहाँ पे कट किया है, देखिए ये वाला जगह और ये जगह यहाँ पे मिलाया हुआ है। ये दोनों जगह यहाँ पे मिलाया है कि नहीं मिलाया? मिला है। तो ये वाला हमारा जो देख रहे कितना बड़ा महासागर है, तो ये सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? कौन सा ऑप्शन? हमारा चौथा ऑप्शन सही होने वाला है, प्रशांत महासागर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? सिलसिला और चांदनी जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्में किसके संगीत और उनकी संगीत प्रतिभा की बेहतरीन अभिव्यक्ति की है? समझ रहे हैं? तो आपको बताना है किसने जो है संगीत प्रतिभा की बेहतरीन अभिव्यक्ति की है। पहला उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जगजीत सिंह, पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद जाकिर हुसैन। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5वां का। कौन सा ऑप्शन सही है? तो किसने की है अभिव्यक्ति? तो पंडित शिव कुमार शर्मा ने। किसने? पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? तो शिव के संत क्या करते हैं? भजन करते हैं। इसका मतलब कौन सा? ये संतूर वादक हैं। क्या? ये संतूर वादक हैं शिव कुमार शर्मा। समझ में आ गया? ये क्या है? ये संतूर वादक हैं। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या है? ये शहनाई बजाते हैं। क्या बजाते हैं? शहनाई। क्या? कौन से वादक हैं? ये शहनाई वादक हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को क्या मिला है? क्या मिला है? इन्हें चारों पुरस्कार मिले हैं। कौन? समझ रहे हैं? भारत के जो बड़े चारों पुरस्कार होते हैं, सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न भी इन्हें मिला हुआ है। तो ये कब मिला था इन्हें? 2001 ईस्वी में। ठीक है, इन्हें पद्म विभूषण भी मिला है। क्या? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण भी मिला है इन्हें। पद्म विभूषण कब मिला था? 1980 में। कब मिला? 1980 में। और इन्हें पद्म भूषण भी मिला है। क्या? पद्म भूषण भी मिला हुआ है। समझ में आया? पद्म भूषण कब मिला है? 1968 में। कब मिला? 1968 में। और इन्हें क्या मिला? पद्म श्री भी मिला है। तो पद्म श्री कब मिला था इन्हें? इन्हें मिला था 1961 ईस्वी में। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इन्हें चारों पुरस्कार मिले थे। इनके अलावा एक और थे। कौन? रविशंकर। क्या? रविशंकर, जिन्हें चारों पुरस्कार मिला हुआ है। किसको? रविशंकर को। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी। ठीक है, समझा? जाकिर हुसैन किससे संबंधित हैं? तो ये क्या है? तबला वादक हैं। क्या है? तबला वादक। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है इसमें? तीसरा ऑप्शन सही होने वाला है। आपको ध्यान रखना है। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन सही होने वाला है। कौन सा? तीसरा ऑप्शन सही होने वाला है, पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रुक्मणी देवी अरुंडेल। क्या? रुक्मणी देवी अरुंडेल भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं? सत्रिया, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। बताइए आप लोग। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सत्रिया से कौन जुड़ा हुआ है। क्या देख लेते हैं? सत्रिया से। किससे? सत्रिया से कौन जुड़ा हुआ है? तो आपको हम जो जो नाम बता रहे हैं आपको ध्यान रखना है। कौन सा? श्रीमंत शंकरदेव। कौन? श्रीमंत शंकरदेव। आपको ध्यान रखना है। कौन?
श्रीमंत शंकरदेव, ठीक है। किससे जुड़े हुए हैं? सत्रिया नृत्य से। और कौन? गुरुजतन गोस्वामी। कौन? गुरुजतन गोस्वामी। ये आपको जितना नाम बता रहा हूँ आपको ध्यान रखिए, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कौन? गुरुजतन गोस्वामी। कौन? गुरुजतन गोस्वामी, ठीक है। और एक नाम और याद रखना है इसमें, कौन सा? प्रभात शर्मा। कौन सा? प्रभात शर्मा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये कौन सा नृत्य से जुड़े हुए हैं? ये सत्रिया नृत्य से, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, ये कुचिपुड़ी। क्या? कुचिपुड़ी से कौन व्यक्ति जुड़ा हुआ है? तो कुचिपुड़ी से हमारे क्या है? यामिनी कृष्णमूर्ति। क्या? यामिनी कृष्णमूर्ति। कौन? यामिनी कृष्णमूर्ति। समझ में आ गया कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ गया? नहीं आ गया? और नाम देख लेते हैं हम, कौन? लक्ष्मी नारायण। कौन? लक्ष्मी नारायण शास्त्री। किससे जुड़े हुए हैं? तो ये भी कुचिपुड़ी से जुड़े हुए हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? और एक नाम और याद रखना है, कौन सा? हलीम खान। कौन सा? हलीम खान। कौन सा? हलीम खान, आपको ध्यान रखना है। ये इनके नाम अक्सर पूछे जाते रहते हैं। तो किससे जुड़े हुए हैं? हमारे कुचिपुड़ी से, ठीक है। किससे जुड़े हुए हैं? कुचिपुड़ी से। समझ में आ गया? भरतनाट्यम से कौन जुड़ा हुआ है? भरतनाट्यम के हम नर्तक को या फिर नर्तकी को देख लेते हैं, कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति। क्या? यामिनी कृष्णमूर्ति दोनों नृत्य करती हैं। कौन? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। कौन? यामिनी कृष्णमूर्ति, आपको ध्यान रखना है। कौन? यामिनी कृष्णमूर्ति। समझ में आ गया? नहीं आ गया? कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। कौन? यामिनी कृष्णमूर्ति। समझ आ गया? और रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये किससे जुड़ी हुई हैं? तो ये भी किससे जुड़ी हुई हैं? ये भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। किससे? रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये भी भरतनाट्यम से जुड़ी हुई, ठीक है। और आपको नाम रख रहा है मृणालिनी साराभाई। कौन? मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई, आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? कौन? मृणालिनी साराभाई। और एक नाम आपको ध्यान रखना है, कौन? शरण सुब्रमण्यम। क्या? सुब्रमण्यम। कौन? सुब्रमण्यम। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया? नहीं आ गया? ये आपको चारों नाम याद रखने हैं, किससे? भरतनाट्यम से जुड़े हुए, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से समझ। कथक से तो सबसे पहले ये हम बता देते हैं, जहाँ भी महाराज आए। कौन? महाराज, कोई भी महाराज हो, ज़्यादातर क्या होता है, वो कथक से जुड़े हुए हैं। जैसे देख लेते हैं हम, कौन नाम है? बिरजू महाराज हो गए। कौन? बिरजू महाराज। समझ में आ गया? और कौन? लच्छू महाराज। कौन? लच्छू महाराज हो गए, ठीक। कौन? लच्छू महाराज हो गए हमारे। समझ में आया ना? और एक नाम और याद रखना है, शोभना नारायण। क्या? शोभना नारायण। शोभना नारायण जो थी, ये क्या हुआ? ये सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त करता है। सबसे कम उम्र में इन्होंने पद्मश्री प्राप्त किया है। क्या? सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त किया है। कौन? शोभना नारायण, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, कौन? पद्मश्री प्राप्त किया है, ठीक है। कोई आप दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से, ठीक है। समझ में आ गया? और हमारा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? और शास्त्रीय नृत्य बताइए तो क्या हो गया हमारा? मणिपुर। मणिपुर का मणिपुरी। मणिपुरी से कौन संबंधित है? तो जितनी भी झावेरी बहनें होंगी, झावेरी बहनें, ये किससे संबंधित है? मणिपुर से। किससे? झावेरी बहनें मणिपुर से। तो कौन हो गए हमारे? जैसे नैना झावेरी। क्या? नैना झावेरी, रजनी झावेरी, सुवर्णा झावेरी और दर्शना झावेरी। कौन? दर्शना झावेरी। ये चारों बहनें जो हैं, ये किससे जुड़ी हुई हैं? किससे? मणिपुरी से, ठीक है। मणिपुरी से जुड़ी हुई चारों झावेरी बहनें, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ आ गया? नहीं आ गया? कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। समझ आ गया? एक और नाम याद रखना, एक हमारा कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ओडिसी। कौन सा? ओडिसी। ओडिसी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कौन सा? ओडिसी। ओडिसी के सबसे जो महान जुड़े हुए नृत्यक हैं, वो कौन है नर्तक? ये थे हमारे केलूचरण महापात्र। कौन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, केलूचरण महापात्र, ठीक है। कौन? केलूचरण महापात्र, ठीक है। ये यामिनी कृष्णमूर्ति, ये सब क्या है? इनके क्या है? शिष्या थी। और भी अदर नाम हैं इनकी, क्या हुआ? शिष्या थी। जब ओडिसी नृत्य क्या हुआ? विलुप्त होने लगा। क्या हुआ? जब ओडिसी नृत्य विलुप्त होने लगा, क्या हुआ? जब ओडिसी नृत्य विलुप्त होने लगा, तब इन्होंने ही क्या किया था? किसने? केलूचरण महापात्र ने 1900 क्या करते हैं? केलूचरण महापात्र ने अब इसे क्या है? जीवित किया। एक प्रकार समझिए कि जीवित किया, नहीं तो यह क्या करते हैं? खत्म हो जाता। समझ रहे हैं? क्या हुआ? इसकी जो है, इन्होंने इसको, समझ रहे हैं, क्या किया? जीवित किया ओडिसी को, ठीक है।
इन्होंने एक काम और किया, 1994 ईस्वी में लोगों को क्या हुआ, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य सिखाते थे, ठीक है। तो उन्होंने एक सृजन स्कूल भी खोला। कौन सा स्कूल? सृजन स्कूल खोला, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा स्कूल? सृजन स्कूल खोला, ठीक है। आपको जितने भी शास्त्रीय नृत्य थे अच्छी तरीके से कवर हुए होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वित्त वर्ष 2022 में केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार कोयला गैसीकरण के लिए कितनी मार्गदर्शी परियोजनाएं, पायलट प्रोजेक्ट स्थापित की जानी है? 4, 6, 2, 8। कितने प्रोजेक्ट स्थापित किए जाने हैं? तो आपको बताना है, बताइए कितने प्रोजेक्ट स्थापित किए जाने हैं। तो कितने प्रोजेक्ट स्थापित किए जाने हैं? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपको बताना है। तो 8 प्रोजेक्ट स्थापित किए जाने हैं। कितने कितने प्रोजेक्ट? 8 प्रोजेक्ट स्थापित किए जाने हैं। हमारा चौथा ऑप्शन सही होने वाला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। एक पारंपरिक बास्केटबॉल टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें किसी भी समय कोर्ट पर कितने बास्केट खिलाड़ी खड़े होते हैं, ठीक है। बास्केटबॉल टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, जिसमें किसी कोर्ट पर, जो कोर्ट होता है, समझ रहे हैं, बास्केटबॉल देखें आप लोग, उसको जो कोर्ट होता है उस पर कितने खिलाड़ी खड़े होते हैं आपको बताना है। तो कितने खिलाड़ी खड़े होते हैं? 6, 4, 7, 5। कितने खिलाड़ी खड़े होते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का आपको आंसर बताना है। तो कितने? 5 खिलाड़ी कोर्ट पर खड़े होते हैं, ठीक है। कितने खिलाड़ी? 5 खिलाड़ी कोर्ट पर खड़े होते हैं, ठीक है। तो 6, आपको पहले ये बताइए 6 खिलाड़ी किस खेल में होते हैं? 6 खिलाड़ी किस खेल में होते हैं? तो हमारा जो वॉलीबॉल है, क्या वॉलीबॉल है, इसमें क्या होते हैं? हमारे 6 खिलाड़ी होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 4 खिलाड़ी किस में होते हैं? 4 खिलाड़ी किस में होते हैं? पोलो में। किस में? पोलो में होते हैं, समझ में आ गया। और 7 खिलाड़ी किस में होते हैं? 7 खिलाड़ी वाटर पोलो हो गया हमारा, क्या हो गया? वाटर पोलो हो गया, कबड्डी हो गया, कौन सा? कबड्डी हो गया, और नेटबॉल हो गया। इनमें क्या होते हैं? हमारे 7 खिलाड़ी होते हैं, समझ में आ गया। कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 5 खिलाड़ी किस में होते हैं? 5 खिलाड़ी हमारे होते हैं बास्केटबॉल में। किसमें? बास्केटबॉल में। समझ में आया कि नहीं आया? आपको ध्यान रखना है, ठीक। समझ आया कि नहीं आ गया? समझ आया कि नहीं गया? ठीक। और हमारे क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? आप लोग बताइए, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी में भी 11 होते हैं, समझ आ गया। और फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल में भी 11 होते हैं, समझ में आ गया। ये तीनों खेल ऐसे हैं जिसमें क्या होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको ध्यान रखना है, ठीक। तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, और राजवंश के काल के दौरान, क्या किस राजवंश के काल के दौरान निर्मित यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक उदाहरण है? आपको बताना है। तो किस राजवंश के शासनकाल में? चेरा, चोल, होयसल, पांड्य। तो ये चोल वंश के क्या, चोल राजवंश के शासनकाल में बृहदेश्वर मंदिर बनाया गया था। तो किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था राजराज प्रथम ने। किसने बनवाया? राजराज प्रथम ने। किसने? राजराज प्रथम ने, ठीक है। चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था, उस बंदरगाह का आप लोग नाम बताइएगा। कौन सा बंदरगाह था जो बहुत ही फेमस था? क्या? तो वो था कावेरीपट्टनम। कौन सा? कावेरीपट्टनम। ये अक्सर एग्जाम में आता रहता है, तो आपको ध्यान रखना है। कौन? कावेरीपट्टनम, पट्टनम, ठीक है। समझ आया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ आ गया नहीं आ गया? ठीक। अभी हम लोगों ने पढ़ा था पांड्य, क्या पांड्य वंश का एक शासक था, कौन? कौन था? नेडूजेलियन। अभी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? नेडूजेलियन। ये क्या था? बहुत ही प्रतापी शासक था। इसने क्या किया था? चोल वंश, क्या चेर वंश, चोल वंश और अन्य 5 राजाओं को एक साथ हराया था। क्या? अन्य 5 राजाओं को एक साथ हराया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना ISCS की शुरुआत किसने की? तो आपको बताना है किसने शुरुआत की। ज्योतिराव सिंधिया, अमित शाह, सुरेश प्रभु, सचिन पायलट।
तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो देखिए, अमित शाह क्या है, क्या है, ये गृह मंत्री थे, ठीक है नहीं, तो ये तो हो नहीं सकते। ये सुरेश प्रभु, सचिन पायलट, सचिन पायलट कौन है, ये राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, कौन, सचिन पायलट। समझ आ गया नहीं आ गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला, हमारा पहला ज्योतिराव सिंधिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन महानदी की एक सहायक नदी नहीं है। तो देखिए, हंसदेव, शिवनाथ, इंद्रावती, तेलन। तो हमारा कौन सी नदी नहीं है, तो इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी क्यों नहीं है, मैप में देख ले रहे हैं थोड़ा सा, देखिए देखिए, ये हमारा ऊपर वाला उड़ीसा वाला एरिया है। तो यहाँ से क्या होता है, हमारी नदी जाके देखिए, ये क्या जा रही है, महानदी, ये महानदी जाके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हीराकुड बांध बना हुआ है, ठीक है, ये ऐसे निकल जा रहे हैं। लेकिन जो और इंद्रावती नदी है वो उड़ीसा के नीचे वाले क्षेत्र से गुजरती है, देख रहे हैं ये वाला। तो समझ रहे हैं, ये तो मेल नहीं खाती, तो समझ रहे हैं कि नहीं। ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, हमारा तीसरा ऑप्शन सही होने वाला है। इंद्रावती नदी जो है वो महानदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मत्स्य महोत्सव बहुत हर्ष उल्लास के अवसर होता है क्योंकि बुआई का मौसम समाप्त हो चुका होता है। यह उत्सव किस प्रदेश की एओ जनजाति द्वारा मनाया जाता है। क्या एओ जनजाति द्वारा मनाया जाता है मत्स्य महोत्सव, तो किस राज्य में मनाया जाता है आपको बताना है। बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो कौन सा सही होने वाला है, ये कहाँ की जनजाति है, कौन कौन सी, एओ, एओ कहाँ की जनजाति है, एओ जनजाति कहाँ की है, तो ये नागालैंड की, कहाँ की, नागालैंड की जनजाति है, कौन सी, एओ जनजाति। तो ये कहाँ मनाया जाता है, एओ जनजाति द्वारा नागालैंड में मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है मत्स्य महोत्सव, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आय या उपभोग के स्तरों पर निर्धनता मापन के लिए इनमें से किस सामान्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। पहला निर्धनता प्राकलन, दूसरा भेद्यता, तीसरा निर्धनता रेखा, चौथा सामाजिक अपवर्जन। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या कह रहा है, आय या उपभोग के स्तरों आधार पर निर्धनता मापन के लिए। तो समझिए, निर्धनता मापन के लिए निर्धनता पाकलन, भेद्यता, निर्धनता, चौथा अपवर्जन। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, निर्धनता रेखा, क्या, निर्धनता रेखा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में कपास का अग्रणी प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। तो बताना है आपको, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताना है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो समुद्री एरिया कहाँ पे है, भाई गुजरात में बहुत ज़्यादा समुद्री एरिया है कि नहीं। तो क्या होता है, कपास का उत्पादन जो होता है वो गुजरात में होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा गांधी ने किस वर्ष नील की खेती करने वालों के खिलाफ चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। क्या हुआ, चंपारण आंदोलन। तो सबसे पहले जो सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कब किया गांधी जी ने, कब किया, तो सबसे पहले किया था दक्षिण अफ्रीका में, समझ रहे हो, कहाँ किया था, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। समझ आ रहा है, सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में किया था पहली बार सत्याग्रह का शब्द का प्रयोग। और इंडिया में कब किया था सबसे पहली बार, कब, कहाँ, भारत में कब किया था, तो भारत में 1917 ईस्वी में, कहाँ, चंपारण बिहार में किया। आपको ध्यान रखना है, ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ गए। जब सत्याग्रह का क्या हुआ, देखिए, चंपारण आंदोलन जब शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने 3 खटिया प्रथा समाप्त कर दी। कौन, 3 कठिया प्रथा समाप्त करी। समझ गया, चंपारण जब आंदोलन हुआ तभी 3 कठिया प्रथा समाप्त हुई। समझ आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये क्या हुआ, कब नेतृत्व किया चंपारण आंदोलन का, तो भाई हमारा 1917 में किया। कब किया, 1917 में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत, समझ में आ गया नहीं आ गया। गांधी जी ने 1917 के बाद 1918 में कौन सा आंदोलन किया, कौन सा आंदोलन, तो गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पे कब बैठे, गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पे 1918 ईस्वी में, कहाँ पर, अहमदाबाद में। किस लिए बैठे, अहमदाबाद, अहमदाबाद में किस लिए बैठे थे, तो मजदूरों को, क्या, मिल मजदूरों को वेतन नहीं मिल रहा था, क्या, मिल मजदूरों को वेतन नहीं मिल रहा था, उनसे सिर्फ काम कराया था। तो इसी क्या भूख हड़ताल पे बैठ गए थे, कौन, महात्मा गांधी, ठीक है। और 1918 में एक आंदोलन और होता है, कौन सा, खेड़ा सत्याग्रह। क्या होता है,
खेड़ा सत्याग्रह। क्या 20 अगस्त 1918 के आसपास, समझ रहे हैं क्या होता है खेड़ा सत्याग्रह। क्या होता है खेड़ा सत्याग्रह, समझ आ गया, समझ आएगा। ये कहाँ हुआ खेड़ा सत्याग्रह, तो ये क्या हुआ गुजरात के खेड़ा जिले में। किस जिले में, गुजरात के खेड़ा जिले में खेड़ा सत्याग्रह हुआ, ठीक है, समझ आ गया। खेड़ा सत्याग्रह का मेन मोटिव क्या था, खेड़ा सत्याग्रह का मेन मोटिव क्या था, कौन सा है खेड़ा सत्याग्रह, तो कर नहीं आंदोलन। क्या कर नहीं, क्या अंग्रेज ज़्यादा कर ले रहे थे तो उसी समय निकाला गया था हमारा कर नहीं आंदोलन। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए आप लोग। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताना है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश में और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। हमारा कान्हा हो गया, क्या हो गया कान्हा हो गया। बांधवगढ़ हो गया, क्या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और पंचमढ़ी राष्ट्रीय अभयारण्य, क्या पंचमढ़ी राष्ट्रीय अभयारण्य, ये कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है। समझ में आ गया होगा। मेघालय में कौन सा है, मेघालय में कौन सा है, तो नोगल बाइलेम अभयारण्य। कौन सा, नोगल बाइलेम अभयारण्य, क्या नोगल बाइलेम अभयारण्य कहाँ पे है, ये हमारा मेघालय में होने वाला है, अभयारण्य होने वाला है। समझ आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। उड़ीसा में कौन सा अभयारण्य है, तो सिमलीपाल। कौन सा, सिमलीपाल अभयारण्य कहाँ पे है, तो ये हमारा कहाँ होने वाला है, उड़ीसा में, आपको ध्यान रखना है। समझ आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तमिलनाडु में कौन सा है, तमिलनाडु में कौन सा अभयारण्य है, तो ये एक नाम है आपको याद रखना है, कौन सा, इंदिरा गांधी अभयारण्य। समझ में आया, कौन सा, इंदिरा गांधी अभयारण्य, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड कोरियोग्राफी 2020 जीतने वाली पहले भारतीय थे, समझ आ गया। तो कौन थे, रेमो डिसूजा, सुरेश मुकुंद, अर्पणा सतीशन, बास्को सीजर। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताना है आपको, कौन सा ऑप्शन सही है। तो कौन जीता था कोरियोग्राफी अवार्ड, तो जीता था किसने, सुरेश मुकुंद ने। किसने, सुरेश मुकुंद ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा 6 अप्रैल 2022 तक तिथि के अनुसार भारत के सबसे बड़े धनी व्यक्ति हैं। क्या उस टाइम पे जो 6 अप्रैल 2022 तक के आंकड़े के अनुसार कौन धनी व्यक्ति थे, समझ रहे हो कौन थे, तो ये मुकेश अंबानी। कौन थे, मुकेश अंबानी, समझ रहे हैं, आज भी यही है। समझ आ गया, मुकेश अंबानी आज भी, समझ आ गया यहाँ क्या। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कोई भी व्यक्ति किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय संविधान और राष्ट्रगान का अनादर नहीं कर सकता है, तो आपको बताना है किस अधिनियम के तहत भारतीय व्यक्ति कोई भी राष्ट्रीय गान हो गया, भारतीय संविधान होगा, इसका अनादर आप नहीं कर सकते। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। देखिए व्हिसल ब्लोअर संरक्षण तो कोई मतलब नहीं है, देनदार वित्त पोषण विनिमय इसमें भी नहीं, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, आपको क्या दिख रहा है, आपको लग क्या रहा है, देखिए ये वाला राष्ट्रीय गौरव और अपमान निवारण के तहत आप भारत के राष्ट्रीय ध्वज का या फिर भारतीय संविधान या फिर जो राष्ट्रगान होता है उसका आप अपमान नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु, भारतीय नागरिक और कम से कम कितनी आयु होना चाहिए। भारतीय नागरिक तो होना ही चाहिए, लेकिन कितनी आयु होनी चाहिए। राज्यसभा, राज्यसभा जो होता है वो क्या होता है, उच्च सदन होता है, और लोकसभा निम्न सदन होता है। क्या, लोकसभा निम्न सदन होता है, समझ आ गया। लोकसभा जो होती है हमारी वो निम्न सदन होती है। तो लोकसभा के लिए जो हमारे सांसद चुने जाते हैं उनकी एज कितनी होती है, तो उनकी एज 25 साल होनी चाहिए मिनिमम। और उच्च सदन होगा राज्यसभा के लिए, इनकी एज जो होगी हमारी कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। आत्मकथा और उसके लेखक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। अनब्रेकेबल मैरी कॉम, दूसरा एस अगेंस्ट टाइम्स आर्ट्स सानिया मिर्जा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ कपिल देव, चौथा प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। तो आपको कौन सा युग्म गलत लग रहा है आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। तो देखिए द
ये अनब्रेकेबल मैरी कॉम की आत्मकथा है, तो सही बात है। एस अगेंस्ट आर्ट्स ये सानिया मिर्जा की, सही बात है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये कपिल देव की नहीं है, ये वाला गलत है हमारा, तीसरा ऑप्शन गलत है हमारा। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर है, ये भी सही है। हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही होने वाला है, तो तीसरा ऑप्शन सही होने वाला है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से गुप्त शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? पहला समुद्रगुप्त, दूसरा स्कंदगुप्त, तीसरा चंद्रगुप्त प्रथम, चौथा विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 22 का आपके आंसर बताना है। बताइए किसे कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे? क्या लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स, समझ आ गया, तो चुने जाने वाले पहले कौन व्यक्ति थे? तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। तो ये हमारे कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। समझ आ गया। ये हाउस ऑफ कॉमन्स के ब्रिटिश संसद में लिबरल पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में 2020 तक किस खेल में 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? क्या 2020 तक किस खेल में 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो पहला 10 मीटर एयर राइफल, दूसरा कुश्ती में, तीसरा फील्ड हॉकी में, चौथा मुक्केबाज। क्वेश्चन नंबर 24 को आपको आंसर बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो ओलंपिक पदक किस में जीता गया है? तो फील्ड हॉकी। किसमें? फील्ड हॉकी में आपको ध्यान रखना है। समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली मौत की संख्या? क्या 1000, एक वर्ष में 1000 प्रति व्यक्ति जो मौत होगी, क्या प्रति व्यक्ति मौत, ये क्या कहलाती है? तो ये हमारा मृत्यु दर कहलाती है। क्या कहलाती है? मृत्यु दर। आपको ध्यान रखना है क्या कहलाती है? मृत्यु दर। तीसरा ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। समझ आया? आप लोग बहुत ही प्यार दे रहे हैं, ऐसा आप प्यार बनाए रखें। समझ रहे हैं? आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, समझ रहे कि नहीं आ रहे? चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद।